हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए लेकर आया हूं पावर शेयरिंग का दोस्तों थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? थर्ड पार्ट। दो पार्ट आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें लिखा होगा कंप्लीट एसएसटी फॉर सीबीएसई। उस पे आप जाके ये वीडियोस दोनों देख सकते हैं। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इट विल बी माय रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू इन एनी केस आपने वीडियो नहीं देखी हो पहली और दूसरी, देन गो एंड वॉच दिस वीडियोस। अदरवाइज़ मैं जो आपको यहाँ पढ़ाऊँगा वो आपके बहुत कम समझ में आएगा। लास्ट टू वीडियोस की बात की जाए तो हमने पहली वीडियो में समझा कि बेसिक क्या है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक बताना आपको ज़रूरी था। अदरवाइज़ आप नहीं समझ पाते कि पावर शेयरिंग में जो जो चीज़ें आएंगी उन चीज़ों को आप लोग नहीं समझ पाते। तो पावर शेयरिंग का जो बेसिक है वो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया। पार्ट 2 में मैंने आपसे कल बात की दोस्तों दो देशों की, जो कि था, एक था दोस्तों बेल्जियम और एक था इसमें दोस्तों श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका, हमने इन दोनों का एग्जाम्पल लिया और ये समझने की कोशिश की दोस्तों कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। बात समझ रहे हो आप मेरी? हमने ये समझने की कोशिश की कि वाई पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी। मैंने आपको यहाँ समझाया था कि पावर शेयरिंग दोस्तों इस वजह से ज़रूरी होती है। आप मान लीजिए कोई भी देश ऐसा है जो कि डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसे देश है जहाँ पे जो वहाँ का राजा है वो इलेक्शन से चुना जाए। जैसे कि हमारा भारत है, हमारे भारत के जो राजा हैं यानी कि जो पीएम साहब हैं इसमें नरेंद्र मोदी जी, उन्हें हम लोग चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर इलेक्शन कराए जाते हैं जिसमें कि 18 साल के जो व्यक्ति होते हैं, उनसे ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, उनको अधिकार होता है वोट देने का। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा 18+ वाले लोगों के द्वारा हम लोग अपने देश का राजा चुनते हैं। तो यहाँ पे जो अपने देश का जो हमने राजा चुना है ये कैसा है दोस्तों? इलेक्टेड है, इसे लोगों ने वोट दे के चुना है। लेकिन अगर बात कर ली जाए दोस्तों, आपसे हम बात कर लें अगर आपसे इंग्लैंड की, तो वहाँ पे जो किंग और क्वीन वाला सिस्टम है, तो वहाँ पे किंग और क्वीन इलेक्टेड तो होते नहीं है, वोट से तो चुने नहीं जाते, वो दोस्तों इनहेरिटेड होते हैं। जैसे कि आज उनके फादर राजा हैं, उनका बेटा राजा होगा, कल को उसका बेटा राजा होगा, परसों को उसका बेटा राजा होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे दोस्तों सिस्टम चलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं चलती, हमारे यहाँ तो अलग फंडा है। हम लोग ऐसे करके तो चीज़ों को नहीं करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे तो अलग ही फंडा है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर क्या होता है कि हम लोग वोट देने जाते हैं पोलिंग बूथ तक और फिर अपना जो राजा होता है उसको चुन लेते हैं। अब एक ऐसा देश जहाँ पे इलेक्शन से राजा चुना गया है, ठीक है ना, तो ऐसे देश के को हम लोग दोस्तों डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी दोस्तों बनाई इसलिए जाती है, इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं ताकि हर पर्सन को मौका मिले कि वो देश का पीएम बन पाए। इंग्लैंड में क्या बंदा, हर एक बंदा पीएम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन जो हैं वो नहीं होते हैं। बाप का बेटा, बेटा का फिर बेटा, बेटा का फिर बेटा, बेटा का फिर बेटा, ये सिस्टम रिपीट होता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, इलेक्शन कराए जाते हैं, हर एक पर्सन को मौका दिया जाता है, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो आपका पंडित हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे हर एक पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे हर एक पर्सन को हमने पावर दे रखी है, ठीक है ना। अब हम जब हर एक बंदे को पावर दे देते हैं देश के अंदर, तो होता क्या है दोस्तों, कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, लड़ाई जो होती है, उसके चांसेस दोस्तों बहुत कम हो जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच, वरना ये आपको नहीं समझ में आएगा मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसा देश जहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें नहीं होती हैं, जहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं होती है दोस्तों, वहाँ पर होता है क्या है, लड़ाई ज़रूर से हो जाती है। जैसे कि आप मान लो एक देश है, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। एक देश है ए और एक देश है बी। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जितनी भी पावर है, जितनी देश को चलाने के लिए पावर चाहिए होती है, मान लो मैंने ए को दे रखी, बी को दी नहीं कुछ भी, तो उससे बी क्या होगा दोस्तों, नाराज़ हो जाएगा। और जब नाराज़ हो जाएगा तो वो ए से झगड़ने लगेगा, ठीक है ना। और जब ए से झगड़ेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध, यानी घर में ही युद्ध। श्रीलंका का हमने एग्जांपल देखा, वहाँ क्या हुआ, सिंगली लोग जो थे वो किससे झगड़ गए, सिंगली लोग जो थे तमिल से झगड़ गए, क्योंकि सिंगली लोग मेजोरिटी में थे, सिंगली लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बना दी। अब सिंगली लोगों ने जब गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने गवर्नमेंट के माध्यम से जितना भला किया वो सबका सब किया सिंगली को। अच्छी एजुकेशन दी सिंगलियों के लिए, अच्छे स्कूल बनवाए सिंगलियों के लिए, अच्छे मेडिकल बनवाए सिंगलियों के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया सिंगलियों के लिए। लेकिन दोस्तों उन लोगों का क्या, जो दोस्तों तमिल लोग थे, तो तमिल लोगों के साथ आपने देखा ना, उन्होंने सिंगली की जो गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट ने ना दोस्तों तमिल के लिए कोई पानी की व्यवस्था करी, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करी, ना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी, अच्छी एजुकेशन की
दोस्तों फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, जो बी लोग थे वो नाराज़ हो गए, उन्होंने ए के खिलाफ दोस्तों युद्ध छेड़ दिया। तो पावर शेयरिंग अगर आप नहीं करेंगे दोस्तों तो होगा क्या कि आपके देश में लड़ाई ज़रूर होगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पावर शेयरिंग कर दी जाए, ठीक है। तो पावर शेयरिंग, कभी आपसे कोई पूछे कि सर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, हम लोग क्यों पावर शेयरिंग करें, तो इसका रीज़न ये होगा दोस्तों, अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे, ठीक है ना, अगर एक देश के अंदर 4 तरीके के लोग रहते हैं, हमारे देश के अंदर आप देख ही रहे हो 4 तरीके के लोग रहते हैं मेनली, हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर हम सारी की सारी पावर, आप मान लो यहाँ पे हम सिख के हाथ में दे दें, ठीक है ना, तो इससे दोस्तों हिंदू मुस्लिम जो होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे और सिख होंगे, सीधी सी बात दोस्तों नाराज हो, सॉरी सिख तो नहीं नाराज होंगे, इनके हाथ में तो पूरी पावर है। तो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे दोस्तों, ये क्या होंगे, आपके नाराज हो जाएंगे सिख से, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बात तो आपकी गलत है, ठीक है ना, न हिंदू दोस्तों खुश होगा, ना मुस्लिम खुश होगा, ना दोस्तों ईसाई खुश होगा, ठीक है। तो ये जो ईसाई, हिंदू, मुस्लिम है, ये सब के सब नाराज़ किससे हो जाएंगे दोस्तों, आपके सिख से नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कहेंगे देखो आपके हाथ में सारी पावर है, अब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, तो झगड़ने लगेंगे, से लड़ने लगेंगे। तो अगर आप किसी देश के अंदर दोस्तों नहीं पावर दोगे, जैसे कि अगर आप किसी एक सोसाइटी के लोगों को पावर दे दोगे, बाकी सोसाइटी को छोड़ दोगे, उनको पावर नहीं दोगे, तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि कन्फ्लिक्ट होता है कंट्री के अंदर। और अगर किसी कंट्री के अंदर दोस्तों कन्फ्लिक्ट होता है तो उससे जो कंट्री होती है दोस्तों वीक बनती है, कैसी बनती है, बहुत कमज़ोर बनती है। जो मैंने आपको बताया था दोस्तों पाकिस्तान का एग्जाम्पल देके अपनी सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। चलो आज हम लोग, ये मैंने आपको दोस्तों जितना बताया अभी, एक तरीके से आप इसका रिवीजन ही समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको कुछ भी दोस्तों नया नहीं बताया है। अब बात करते हैं नए की। नया क्या है मेरे प्रिय दोस्तों, वो ये है, हम लोग ये समझेंगे कि हमारे भारत के अंदर किस तरीके से पावर शेयर की जाती है, ठीक है ना, हमारे भारत के अंदर किस तरीके से पावर शेयर की जाती है। तो हम लोग, हमारे यहाँ पे मेनली 3 तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहला तरीका आप देखिए पहला तरीका क्या है दोस्तों, हमारे देश के अंदर दोस्तों होता क्या है आपको पता है, सरकार को चलाने के लिए दोस्तों मेनली होते हैं 3 धड़, 3 अंग होते हैं, 3 बॉडीज़ होती हैं। पहली बॉडी दोस्तों हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरे को दोस्तों लेजिस्लेटिव और तीसरे को कहते हैं जुडिशरी। क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो होती है दोस्तों उसका काम होता है कानून बनाना, सॉरी लेजिस्लेटिव जो होती है दोस्तों उसका काम होता है कानून बनाना, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है दोस्तों लॉ के लिए इम्प्लीमेंट करवाना, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई लॉ तो बना दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, तो वो करवाती है एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी जो होती है दोस्तों वो ये चेक करती है कहीं लेजिस्लेटिव जो कि कानून बना रही है वो कुछ गलत तो कानून नहीं बना रही है। देखो हमारे यहाँ पे जितने लॉ बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर कोई भी एक ऐसा लॉ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों मैच नहीं कर रहा है तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकता है, ठीक है। जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, वो जुडिशरी जो है वो ख़त्म कर सकती है। ऐसे कानून को वो कह सकती है सरकार से कि ये गलत कानून है, इसको हम ख़त्म करते हैं। और जैसे जुडिशरी इसको ख़त्म कर देगी तो गवर्नमेंट चाहे कितना भी प्रयास करे फिर गवर्नमेंट उस कानून को कभी भी नहीं ला पाएगी, ठीक है। इसीलिए जो लेजिस्लेटिव होती है दोस्तों उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कौन से कानून उसको बनाने हैं, कौन कौन से नहीं बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के दिमाग में कल को कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए और वो कोई भी कानून बनाते हैं। उन्हें देखना पड़ता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से परे कोई कानून बनाते हैं, कोई लॉ बनाते हैं, इसके लिए जो जुडिशरी है वो उसको नल एंड वॉइड कर देगी, वो कहेगी कानून गलत है, इसको समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है जब कोई भी लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया है और उसको जुडिशरी ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉडी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो आप देख रहे होंगे कि जो पावर है, जो किसी देश को चलाने की पावर है, वो इन तीनों अंगों के बीच में बटी हुई है। लेजिस्लेटिव से कह दिया गया है हमारे संविधान के अंदर, लेजिस्लेटिव से संविधान के अंदर कह दिया गया है कि आप दोस्त कानून बनाएंगे, आपका क्या काम होगा, कानून बनाने का, ठीक है। आप बनाएंगे लॉ, क्या बनाएंगे आप, लॉ बनाएंगे। लेजिस्लेटिव से कह दिया गया। एग्जीक्यूटिव से कह दिया गया कि जितने भी लॉ बनेंगे उन सबको जो इम्प्लीमेंट करवाएगा, इम्प्लीमेंट कराने का काम होगा आपका, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, सारे लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कानून कौन बनाता है लेजिस्लेटिव में, तो दोस्तों बनाई जाती है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। एग्जीक्यूटिव दोस्तों क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव में बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट पोस्टें आती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनमें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी आते हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी आते हैं, और पहले एचआरडी मिनिस्टर आते थे,
लेकिन उनका नाम बदल दिया गया है दोस्तों, अब कर दिया गया है उनका नाम एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है ना। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी इसके अंदर आएंगे। आपको पता ही होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें एचआरडी मिनिस्ट्री जो है हमारी दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नया नाम कर दिया दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी आती है, होम मिनिस्ट्री भी आती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है वो सब यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और हमारे पीएम साहब भी यहीं पे आएंगे, प्रेसिडेंट भी यहीं पे आएंगे, और जो कैग होता है, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी आपका यहीं पर आता है। तो एग्जीक्यूटिव में ये आते हैं। फिर दोस्तों आती है आपकी जुडिशरी। जुडिशरी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है इसके अंतर्गत और हाई कोर्ट होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है लॉ को चेक करने का, कि लॉ जो बनाया गया है वो ठीक है, उसके अंदर कोई कमी वमी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों के ये काम होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पर। अब देखो इन तीनों में क्या काम है वो आपने समझ लिए, पावर किस तरीके डिवाइड की वो आपने समझ ली। किसी को काम दे दिया गया आप लॉ बनाओ, किसी को काम दे दिया गया आप इम्प्लीमेंट करो, किसी को काम दे दिया गया आप इसको चेक करो। हमारे देश के अंदर राजाशाही नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि जो राजा है भाई एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, भाई लेजिस्लेटिव का काम करेगा, भाई जुडिशरी का काम करेगा। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ पावर को डिवाइड किया गया, ठीक है ना, पावर को क्या किया, डिवाइड किया गया है। अब जो ये पावर डिवाइड की गई हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई हैं। आप अगर देखोगे तो इनका जो डिवीजन है बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों के लिए, एसएससी पढ़ाता हूँ, जब मैं पीसीएस पढ़ाता हूँ तो हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो हमारे भारत का संविधान है ये एक ऐसा संविधान है जिसने किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों स्वतंत्रता नहीं दी है, इतनी इंडिपेंडेंट नहीं दी है कि कल को वो तानाशाह हो जाए। ना तो मोदी जी के पास इतनी सारी इंडिपेंडेंट है कि वो जो मन में आए वो करे, ना हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं उनके पास इतनी इंडिपेंडेंट है, प्रेसिडेंट के पास इतनी इंडिपेंडेंट है कि कल को वो जो चाहे वो करने लगे, ना हमारी जुडिशरी के पास इतनी इंडिपेंडेंट है कि कल को जो चाहे वो करने लगे, ना सीएम साहब के पास इतनी इंडिपेंडेंट है कि कल को जो चाहे वो करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किसी को भी हमने इतनी इंडिपेंडेंट नहीं दी है कि वो कल को जो चाहे मन में उसके जो आ जाए वो कल को वो करने लग जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात। यहाँ पे सबको हमने एक दूसरे से बांध दिया है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से बंधी हुई है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से बंधी हुई है, और जुडिशरी आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से बंधी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ करती है जुडिशरी तो जुडिशरी के जो भी जज होते हैं उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा दोस्तों हमारी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जब मैं बोलूँ तो उसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। और कभी भी आप मान लो अगर हमारे पीएम साहब कोई ऐसे कानून बनाने लगे या पीएम साहब कुछ ऐसी गतिविधि करने लगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी जुडिशरी है वो दोस्तों पीएम साहब के लिए उनकी पोस्ट से हटा सकती है, ठीक है। पहली बात तो पीएम साहब को हटाना नहीं हटाना ये दोस्तों काम होता है हमारे राष्ट्रपति का, ठीक है ना। राष्ट्रपति चेक करते हैं और फिर पूरा एक सिस्टम होता है अलग ही। अगर कल को मान लो हमारे प्रेसिडेंट जी कुछ करने लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर देश में प्रेसिडेंट के हाथ में ही है अगर आप लोग देखो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन अगर रियल में आप देखो तो सबसे ज़्यादा पावर है दोस्तों पीएम के हाथ में। लेकिन अगर आप ऑन ऑफिशियल कागज़ के ऊपर देखो तो हमें ऐसा लगता है देखने में कि रियल पावर हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो प्रेसिडेंट आपको पता है दोस्तों तीनों सेनाओं के दोस्तों सुप्रीम होते हैं। कल को वो कह दें चलो थल सेना तुम चलो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से थल सेना वैसे काम नहीं, चलो एयर से कह दें, जो हमारी एयरफोर्स है उससे कह दें कि आप पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दो, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कुछ किया ही ना हो, वैसे पाकिस्तान इतना सीधा देश तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि पाकिस्तान ने कुछ किया ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों प्रेसिडेंट जो है हमारे उनके लिए दिक्कत का सामना झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जब दूसरे देश ने कुछ किया नहीं तो आपने उसके ऊपर मिसाइल कैसे दाग दी, आपने अपनी एयरफोर्स वहाँ कैसे भेज दी, तो ये तो थोड़ा दोस्तों मैटर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो जुडिशरी इसको चेक करेगी कि प्रेसिडेंट ने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या करेगी दोस्तों, ये चेक एंड बैलेंस करेगी, उनसे कहेगी कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। और अगर प्रेसिडेंट ने दोस्तों कोई हीनस क्राइम किया हो, मान लो कोई ऐसा काम कर दिया हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा हो, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट को दोस्तों फिर लोकसभा और राज्यसभा में इन पर केस चला के इन्हें अपने पद से हटाया भी जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे जो एक दूसरे से सभी लोग बंधे हुए हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से बंधी हुई है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से बंधी हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक बंदा एक दूसरे से बंधा हुआ, किसी को हमने इतनी इंडिपेंडेंट नहीं दी है कि कल को वो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरह हो जाए। अब तो वह कहे दोस्तों मैं ही ब्रह्मा हूँ, जो करूँगा मैं ही करूँगा, ठीक है। तो पहला तो पावर का डिवीजन ये हो गया। चलो दूसरा बताता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दोस्तों कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं जिनके हिसाब से हमारा देश चलता है, जिन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। जो छोटे छोटे आर्टिकल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और जो बड़े बड़े आर्टिकल हैं दोस्तों वो शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है ना। एक शेड्यूल दोस्तों है, हमारे शेड्यूल्स हैं। जो आर्टिकल होते हैं दोस्तों जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं
तब हम क्या करते हैं, कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें दोस्तों मान लो बहुत बातें लिखनी हो, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल लेते हैं। और शेड्यूल दोस्तों एक आप यार बुक ही मान लो, मैं आपको क्या बताऊँ, 10th लेवल को ज़्यादा बता नहीं सकता, तो आप ये मान लो एक बुक टाइप की मान लो, छोटी सी बुकलेट मान लो आप, जिसमें शेड्यूल लिखे होते हैं। अब ये शेड्यूल जो होते हैं दोस्तों, इनमें शेड्यूल है हमारा 7वां शेड्यूल, ठीक है ना। इसमें दिया गया है दोस्तों कि पावर किस तरीके से बांटी जाएगी, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, ठीक है ना, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। तो यहाँ पे जो 7वां शेड्यूल है, इसमें दोस्तों 3 लिस्टें दी गई हैं। पहली लिस्ट दोस्तों इसे हम कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। कौन सी दोस्तों, सेंट्रल लिस्ट। दूसरी दोस्तों आपकी स्टेट लिस्ट है। तीसरी दोस्तों आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है, कॉन्करेंट। सेंट्रल लिस्ट वो है दोस्तों जिसके अंदर कुछ एरिया दिए हुए हैं, जैसे कि डिफेंस, ठीक है ना, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, या फिर कुछ कोई भी ऐसा मैटर हो जो हमारी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे डील किए जाते हैं दोस्तों सेंटर के द्वारा। किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंटर को है। ऐसे बहुत सारे दोस्तों आपके एरिया हैं जिनमें, जैसे कि आपका दोस्तों एग्रीकल्चर है, तो बहुत सारे आपके एरिया ऐसे हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार दोस्तों सिर्फ स्टेट के लिए है, और कुछ आपके एरिया ऐसे हैं दोस्तों जिनमें कानून बनाने का अधिकार दोस्तों दोनों के लिए है, सेंटर के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के लिए अधिकार है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर से आप देखोगे कानून बनाने का जो अधिकार है, लॉ मेकिंग की जो पावर है, उसको भी दोस्तों हमने डिवाइड किया है। कुछ हमने एरिया ऐसे रख दिए जिन पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है, कुछ एरिया हमने ऐसे रख दिए जिस पर लॉ सिर्फ स्टेट ही बना सकता है, कुछ एरिया हमने ऐसे रख दिए जिन पर सिर्फ दोस्तों लॉ बना सकता है, लॉ जिन पर मिलकर दोनों ही बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तीसरा दोस्तों हम लोग देखते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो गांधी जी थे, उनका बहुत ही एम्बिशियस प्लान था कि हमारे यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाए लास्ट आदमी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर को हम लोग आज ऐसे डिवाइड करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट होती है, आपको पता है सबसे ऊपर सबके मालिक सेंटर गवर्नमेंट, फिर होती है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, फिर होती है दोस्तों आपकी लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी भी कहते हैं। म्यूनसिपैलिटी दोस्तों शहरों में होती है और पंचायत गांव में होती है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार की गवर्नमेंट बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका काम होता है सेंट्रल लेवल पे देश को चलाना, स्टेट गवर्नमेंट जिसका काम होता है दोस्तों स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को चलाना, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, पंचायत मतलब गाँव के लेवल पे, गांव के लेवल पे दोस्तों गांव को चलाना, म्यूनसिपैलिटी यानी दोस्तों शहर के लेवल पे शहर को चलाना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दोस्तों सेंटर के लेवल पे चलाना गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट माने स्टेट के लेवल चलाना, और जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आ जाता है स्टेट और आपका दोस्तों विलेज। और ये जो गवर्नमेंट है स्टेट और विलेज वाली दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर फैली हुई है। अगर दोस्तों आप इससे फाइट करना चाहते हैं तो आप ये लगा लो, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने जो गाँव हैं इनको एम्पावर कर दें, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम गाँव को एम्पावर करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये फिर बहुत ही छोटे रूप से सॉल्व होने लगेगी, ठीक है ना। फ्री इतनी बड़ी नहीं बन पाएगी। लेकिन आपका जो स्टेट बैठा हुआ है उसके अंडर में 4 के 6 लाख 7 लाख गांव आते हैं, अब वो किस किस गांव को मॉनिटर करे, ठीक है ना। तो ऐसा संभव नहीं है कि स्टेट बैठ के 6 लाख गाँव को देख ले, लेकिन हर एक गाँव का जो सरपंच है वो देख सकता है अपने गाँव के लिए कि उसके गाँव के अंदर क्या हो रहा है, और उसी हिसाब से अपने गांव के लिए पॉलिसी बना सकता है। लेकिन अगर स्टेट पॉलिसी बनाएगा दोस्तों वो तो सभी के लिए एक जैसी बना देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है किस गांव के अंदर क्या हो रहा है। और 6 लाख गाँव को मॉनिटर करना दोस्तों बहुत कठिन है, ठीक है ना। किस गाँव की क्या नीड है इस बात को पता लगाना इम्पॉसिबल है। तो हमने इस तरीके से पावर को डिवाइड किया है। तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है। चलो अब मैं आपको सीधे नोट्स के ऊपर लेके चलता हूँ, तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। नाउ आई विल ब्रिंग यू टू माई नोट्स। तो ये मेरे नोट्स हैं प्यारे प्यारे। चलो मैं आपको जहाँ तक पढ़ा चुका हूँ वहाँ तक तो हम लोग दोस्तों चर्चा परिचर्चा नहीं करने वाले आपसे, क्योंकि जब हम वहाँ तक पढ़ चुके हैं तो मैं आपका क्यों टाइम बर्बाद करूँ। तो यहाँ तक ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, ठीक है ना, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट द नोट्स, अगर आपको नोट चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। मेरा एक नंबर है, इस पर आप कॉल कर दीजिए 9536888894। ये नंबर मैं ही चलाता हूँ।
अगर आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर देंगे तो मैं आपको नोट्स दे पाऊँगा, ठीक है। 9536888894। तो करना क्या है आपको दोस्तों, मुझे इस नंबर पे कॉल लगाना है, देन आई कैन सेंड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोगों को दोस्तों मुझे नंबर लगाने में दिक्कत हो रही हो या और कोई बात हो तो टेलीग्राम पे जाइए दोस्तों, वहाँ पर एक आपको चैनल मिल जाएगा सावरिया क्लासेस, ठीक है। उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि सर मुझे नोट दे दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर भी नोट जो है उसको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब आपको जो भी माध्यम आसान लगे वो माध्यम आप चुन सकते हो। चलो, तो मैंने ये तो आपको सारा कुछ सुना ही दिया है, तो इसके बारे में मुझे आई डोंट थिंक कि मैं आपको दोबारा से बताऊँ। आपको मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है, इतना ब्रीफ में बता दिया दोस्तों, इतना ब्रीफ में मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी कोई टीचर आपको बताएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ तक सब हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ये भी पढ़ चुके थे दोस्तों। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। तो मैंने आपको बताया दोस्तों पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। अगर कहीं पर दो सेक्शन है, ठीक है, कहीं पर क्या है, दो सेक्शन है, एक ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है। अगर दोस्तों हम यार ए सेक्शन वाले को पावर नहीं देंगे, बी वाले को दे देंगे, तो उससे ए सेक्शन नाराज़ हो जाएगा। और अगर ए सेक्शन दोस्तों, एक ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है, अब आप ए वाले बंदे को तो पावर दे रहे हो लेकिन बी वाले बंदे को पावर नहीं दे रहे हो, तो बी वाला दोस्तों ए वाले से लड़ पड़ेगा, ठीक है। और जब ये लड़ पड़ेगा तो उस कंडीशन दोस्तों में देखने को मिलेगी, क्या होगी, वॉर। और दोस्तों जो वॉर होती है वो देश के लिए कमज़ोर बनाती है, कभी दोस्तों मजबूत नहीं बनाती, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों बाहर देश वाले, ठीक है। और फिर क्या होता है, देश जो होता है दोस्तों दो टुकड़ों में टूट जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही लाइन लिखिए, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कन्फ्लिक्ट विद द सोशल ग्रुप्स। अब पावर शेयरिंग हम लोग इसलिए करते हैं जिससे डिफरेंट सोशल ग्रुप जो हमारे देश के अंदर जितने सेक्शन रह रहे हैं हमारे देश के अंदर, वो सब आपस में प्रेम भाव से रह सकें, आपस में झगड़ा ना करें। जैसे हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर आज हम लोग ऐसा कर दें कि हिंदू के लिए सारी पावर दे दें, मुस्लिम सिख ईसाइयों से कहें आपको हम कोई पावर नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम सिख ईसाई दोस्तों जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। और अगर उसने दोस्तों सिविल वॉर कर दी तो उसे दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो देश है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा वो होगा दोस्तों जो हिंदू वाला होगा, एक दोस्तों एक वो होगा दोस्तों तीन कास्ट वाला होगा, ठीक है। इससे दोस्तों अल्टीमेट नुकसान किसको होगा, देश को ही होगा। एक इतना बड़ा देश, अखंड देश, इतना बड़ा देश दोस्तों डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, इससे हमारे देश को नुकसान होगा। तो इसमें वही लाइन लिखी हुई है, सेकंड दैट आर डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोस अफेक्टेड बाय इट एक्साइज हु डू टू लिव विद इफेक्ट पीपल हैव टू राइट टू कंसिडर और हाउ दे आर गवर्न। अब यहाँ पे अगर दोस्तों जैसे कि लोग हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि अच्छे नहीं होते, फाइनेंशियल अच्छे नहीं होते, या फिर जिनकी जो पोजीशन होती है वह अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, जो गरीब होते हैं। अगर हमें दोस्तों उनके लिए कुछ अच्छा करना है, उनका हमें वेलफेयर करना है, ठीक है ना, उनका भला करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों पावर को शेयर करें। जैसे कि आप मान लो मैं हूँ, अब मैं जो हूँ दोस्तों राजा हूँ, और मैं राजा तो नहीं हूँ, ऐसे लगा लो आप मैं गवर्नमेंट हूँ, इस समय बैठा हुआ हूँ, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हूँ, मोदी जी का बैठा हुआ हूँ। और जो प्रजा है सारी, जो पीपल हैं, उन्होंने मुझे इलेक्ट करके बैठाया है। अब मैं कह दूँ यार मैं चलो गुप्ता हूँ, जितने भी गुप्ता हैं मैं सबके खाते में 1-1 लाख रुपए पर मंथ पड़वाऊँगा। इससे होगा क्या कि जब मैं इतने पढ़वाऊँगा तो उनसे उनके लोगों की दशा अच्छी होगी, पैसा हाथ में आएगा। और आपको पता है अगर आपको सोशल कंडीशन अपनी अच्छी करनी है तो इसके लिए ज़रूरी होता है पैसा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जो सोशल कंडीशन है वो अपने आप से अच्छी हो जाती है। इन केस कुछ केसों को और छोड़ दिया जाए तो बाकी 90% तो अच्छी हो ही जाती है। तो सोशल कंडीशन आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो और कास्ट है उनका क्या होगा, वो तो आपसे बहुत नीचे गिर जाएंगे। और जब गिर जाएंगे दोस्तों तो आप उनके साथ बड़ा बुरा बिहेव करोगे, ठीक है ना। और बुरा बिहेव करोगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उससे होगा क्या दोस्तों, आपस में लड़ाई बढ़ेगी। लड़ाई बढ़ेगी तो जिन बंदों को आपने नहीं दिए हैं पावर, वो आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे तो वो कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है उसको उठा के फेंक दे, यानी वो सोचेगा कि मुझे उठा के फेंक दे, मेरी जो गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर दे, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, जो दोस्तों लोएस्ट पीपल हैं हमारे, जो गरीब बंदे हैं वो गरीब ही रह जाएंगे, उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलेगा दोस्तों एक लग्जरी लाइफ को जीने का। बस यही होगा कि बाप के पास 10 रुपये थे तो बेटे पास 9 होंगे, अगले बेटे पे 8, अगले बेटे पे 7, अगले बेटे पे 5, यानी गरीब से वो और गरीब बनना चला जाएगा। लेकिन क्या किसी देश का उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें गरीब के देश और गरीब हो जाए? नहीं, हर एक देश चाहता है कि रईस उसके देश का और रईस हो और रईस हो और रईस हो। कोई नहीं चाहता कि हम 10 से 9 पर हैं, 9 से 8 पर है, हर देश चाहता है हम 10 से 11 पर हैं, ठीक है। तो वही लाइन यहाँ आपको समझाई जा रही है।
आप कितने तरीके से पावर शेयर कर सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख लीजिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये क्या है पूरा आपको मैं बता चुका हूं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही मैं आपको पूरा बता चुका हूं दोस्तों कि पावर शेयरिंग का कैसा क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि पावर कैसे की जाती है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर आपके दोस्तों रूरल गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। पंचायत गाँव के लेवल पर होती है, म्यूनसिपैलिटी शहर के लेवल पर होती है। तो वहाँ पर यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे दोस्तों क्या है कि पावर यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है कि जितने सोशल ग्रुप हैं, ठीक है, या जितने रिलीजियस ग्रुप हैं, जितने लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, उनके आधार पर भी दोस्तों हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो उनके आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया यार, ये कुछ खास बात है ही नहीं। और ये दोस्तों जो पैरा दिया हुआ है आपको, मैंने ये बता दिया आपको कि इसका क्या करने का, ठीक है। आप इनके ऊपर पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। चलो दोस्तों, दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो है मुझे, ये मेरा नंबर है, मुझे आप इस पर बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपको जो भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, ठीक है, और आपको क्यों दिक्कत हो रही है। नंबर दोस्तों 953688 और 8894, ठीक है। तो ये जो नंबर दोस्तों, ये आपको सेव कर लेना है। और जब आप इसको सेव कर लोगे दोस्तों, तो आप मुझसे अपनी परेशानी को आराम से पूछ पाओगे। जितने भी यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, मैं नहीं मानता हूँ कोई अपना फ़ोन नंबर आपको देगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी मेरे बच्चे हो, सभी मुझसे पढ़ते हो। तो अगर मैं आपको नंबर नहीं दूंगा तो आपको अपना नंबर कौन देगा, ठीक है। तो आप मेरा ये नंबर ले लीजिए, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझको मैसेज कर दीजिए। अच्छा, अगर आपको मेरे से बात करने में दिक्कत हो तो मैं आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ, आप मुझसे चैटिंग भी कर सकते हो। चैटिंग दोस्तों आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे दोस्तों सावरिया क्लासेस के लिए, ठीक है। सावरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप मुझसे चैट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए। चलिए दोस्तों, दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। एंड यहाँ पर दोस्तों जो पावर शेयरिंग चैप्टर है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। पावर शेयरिंग जो हमारा चैप्टर था दोस्तों, यह भी कंप्लीट हो गया। कल से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म। कल से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फेडरलिज्म। तो हम लोग कल से क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फेडरलिज्म, ठीक है। तो हमारा कल से चैप्टर होगा दोस्तों फेडरलिज्म। तो दोस्तों से वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।